बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब इसमें बेसिकली हम रिग्रेशन इक्वेशन देखेंगे। आप लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में देखे दो तरह के रिलेशनशिप चेक किए हैं, दो तरह से हम रिलेशनशिप चेक करते हैं। एक हमारे पास होता है, एक हम कोरिलेशन के थ्रू चेक करते हैं अपना रिलेशन, और एक रिग्रेशन के थ्रू करते हैं। कोरिलेशन के थ्रू जो हम करते हैं उसमें हमारे पास उसका जो है स्ट्रेंथ भी आ जाती है कि वो उसकी स्ट्रेंथ बताती है कि वो क्या है, उसकी डायरेक्शन भी पता चलती है। ठीक है। और कोरिलेशन से रिग्रेशन से हमें उसके रिग्रेशन का पता चलता है कि एक वेरिएबल के कम या ज़्यादा होने से दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फर्दर देखते हैं गुडनेस ऑफ फिट क्या है हमारे पास। व्हेन अप्रोच टू कोरिलेशन एनालिसिस एम्फसिस the variability of the two random variables. The other approach to, अब देखिए एक अप्रोच तो कह रहे हैं कोवेरिएबिलिटी के थ्रू है, the other approach कोरिलेशन एनालिसिस, दूसरे के थ्रू कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू हम कर सकते हैं। इनके दरमियान इज रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस आमतौर पे एक जैसे ही होता है, जैसे कि आपको पता है कि रिग्रेशन में भी आप जो वेरिएबल एक्स की जो है इंडिपेंडेंट की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, उसके मुताबिक वाई की वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होती जाती हैं। और बी आपको बताता है कि आपके दरमियान जो रिलेशनशिप है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव को शो करता है, पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव को शो करता है। सिमिलरली कोरिलेशन में भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव से कोरिलेशन शो होती है, और उसकी वैल्यू से शो होता है कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या परफेक्ट है। measure the strength of closeness of their linear relationship between the two variables. Thus, correlation coefficient is a measure of goodness of fit of the linear regression equation considered as sample form of bivariate. Bivariate इसको इसलिए कहते हैं, इसमें दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास x और y. There are two regression functions, each obtained by considering the variable as dependent variable whose mean is value is estimated and treating द अदर वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। हम रिग्रेशन में स्टार्टिंग से हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मल्टीपल रिग्रेशन हो जाता है। अब ये इसका क्या है, मीन वैल्यू। ठीक है, ये है मीन वैल्यू जो एस्टिमेट की हुई है अल्फा वाई एक्स, क्योंकि ये वाई और एक्स है। अल्फा की वैल्यू बी वाई एक्स एक्स। अब यहाँ पे हम तो लेकिन इसके एस्टिमेट यूज़ करते हैं ना, बी यूज़ करते हैं, अल्फा की जगह पे ए यूज़ करते हैं। ये है वाई ऑन एक्स और ये है हमारे पास एक्स ऑन वाई। ठीक है, अल्फा एक्स वाई, बी एक्स वाई और वाई आ गए। ये बीटा वाई एक्स एंड एक्स वाई आर द पॉपुलेशन। अब ये आपको पता, जो बीटा की फॉर्म में होते हैं ये हमारे पॉपुलेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। बीटा हमारा होते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप कहते हैं इसको, अल्फा हमारा इंटरसेप्ट होता है। अभी रिग्रेशन कोफिशिएंट है लेकिन पॉपुलेशन के। नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई है, ये भी आपने देख लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं अगर हम इसका सैंपल एस्टिमेट लेते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा अल्फा की जगह पे ए और बीटा की जगह पे बी। ठीक है, ये वाई ऑन एक्स की इक्वेशन आ गई, ये एक्स ऑन वाई की इक्वेशन आ गई, जो कि हमने यूज़ करते हैं और हमने ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ की थी ये वाली। अब वे बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर सैंपल रिलेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। ठीक है, ये चीज़ों की बार बार रेपिटेशन है, इससे आपने घबराना नहीं है, वही चीज़ें हैं। अब उन्होंने कहा है कि आप बी वाई एक्स को इस तरह भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से आपने कल आर निकाला देखा था लास्ट लेक्चर में, कि अब जो निकालते हैं आर को भी आप एस एक्स वाई के थ्रू से निकाल सकते हैं, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्केयर एस वाई स्केयर। सिमिलरली ये देखिए, इसमें मैंने आपको पहले बताया था जो आपका बी है और जो आप आर निकालेंगे उसमें क्या डिफरेंस होगा, इसका जो न्यूमिनेटर है वो सेम होगा, डिनोमिनेटर में चेंज आएगा। यहाँ पे जस्ट एस एक्स आएगा, लेकिन अगर आर होता तो ये आपके पास एस एक्स और एस वाई दोनों हो जाते हैं। ठीक है, अब ए का फॉर्मूला ये है वाई बार माइनस बी एक्स बार। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास बी एक्स ऑन वाई का ये फॉर्मूला हो गया, और इसका ये हो गया, आपको पता ही है एक्स ऑन वाई के एक्स बार माइनस बी वाई बार आता है, वाई और एक्स के वाई बार माइनस बी एक्स बार आता है, और बी आपने ऐसे कैलकुलेट करना है। अभी ऐसे इसलिए कैलकुलेट करना है कि आपको देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन होंगे एस एक्स और एस वाई की फॉर्म में गिवन होंगे, उसमें आपको डायरेक्ट वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, समेशन एक्स समेशन वाई जो सम ऑफ स्केयर्स होते हैं, या डेविएशंस की फॉर्म में नहीं गिवन होंगे, आपको वेरिएंसेस के फॉर्म में या कोवेरिएंस की फॉर्म में अगर डाटा गिवन हो तो आपने कैसे निकालना है बी और ए। The regression equation y on x becomes, अब ये regression equation हो जाएगा y on, ये बन जाएगी हमारे पास,
और एक्स और वाई की ये वाली फॉर्म बन जाएगी। और इसके बाद अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास एस एक्स वाई होता है, याद रखना आपने, आर एस एक्स एस वाई इसके इक्वल होता है हमारे पास, इसके इक्वल होता है हमारा ये जो एस एक्स वाई, ठीक है। एस एक्स वाई हमारे पास इक्वल होता है आर एस एक्स एस वाई। अब यहाँ से आप देखेंगे, आप ऊपर ये लिख लेंगे तो एक एक्स एस एक्स, एक एस एक्स से कैंसिल होकर नीचे जस्ट एक एस एक्स रह जाएगा और ऊपर एस वाई रह जाएगा और आर साथ रह जाएगा, ठीक है, जब इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो। अब ये फार्मूला भी याद करना आपने कि ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, वैसे तो आप याद एक ही कर लें, बाकी उसको पता है आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करके भी यूज़ करते हैं। अब याद रखना बी वाई एक्स हो, ठीक है, बी वाई एक्स हो तो आपने क्या करना होगा, आर एस वाई ओवर एस एक्स, जो वाई पहले है तो वाई ऊपर आ गया और एक्स बाद में, तो एक्स बाद में आ जाएगा। अब एक्स और वाई के लिए अगर बी निकालना हो, बीटा कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना हो, एक्स वाई, देखिए याद रखिए एक्स वाई ऊपर तो एस एक्स, अगर ये आप को वेरियंस के थ्रू कर रहे हैं तो एस एक्स वाई ऊपर तो आना ही है, नीचे एस वाई आना, ठीक है, जिसमें जितना इसमें था कि एक्स नीचे था तो एक्स बाद में था तो एक्स नीचे आता था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे वाई डिनोमिनेटर में आएगा। नेक्स्ट अगर फर्दर इसको आर के साथ लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, बी एक्स वाई को आर एस एक्स जो पहले है वो वाला ऊपर आ जाएगा और जो वाई बाद में आ रहा है वो नीचे आ जाएगा, आर एस एक्स एस वाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना। नेक्स्ट अगर हम ये बी की वैल्यू जो हमने ऊपर इक्वेशंस देखी थी उनमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाती है। अब नेक्स्ट ये यहाँ से ये जो है ना थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ा कर एमसीक्यूज अक्सर इनमें से बनाए होते हैं। सिंस एस एक्स एंड एक्स वाई आर पॉजिटिव, ठीक है, ये तो आपको पता है हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस पॉजिटिव ही होता है। द साइन ऑफ एस एक्स वाई बी वाई एक्स बी एक्स वाई और आर एक्स वाई विल बी सेम। अभी याद रखना आपने कि ये साइंस आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। नोट ऑल्सो दैट इफ एनी, अब ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि बी का जो होता है, ये आप देखिए क्वेश्चन में भी यूज होगा, जो आपकी बी की वैल्यूज होती हैं उस पर आपकी आर की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर बी दोनों पॉजिटिव होंगे तो आर भी पॉजिटिव आएगा, अगर बी दोनों नेगेटिव होंगे तो आर भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और एस एक्स का भी सिमिलरली इसी तरह से है। नोट ऑल्सो दैट इफ एनी वन ऑफ दीज फोर क्वांटिटीज इज जीरो देन ऑल अदर्स विल बी। अब ये भी याद रखना एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, अगर आपके पास बी वाई एक्स जीरो हो गया तो आर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आपने कहना है जीरो हो जाएगा। अगर बी एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल जीरो हो जाता तो फिर भी आर और यानी कि चारों वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। अगर एस एक्स वाई जीरो हो गया तो भी ये वैल्यू जीरो। अब ये वैल्यू जीरो क्यों हुई है कि देखिए ये इनका फार्मूला, ये एस एक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, एस वाई यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, ये फार्मूलाज देखिए आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ रही है ना, इसलिए एक वैल्यू के भी जीरो होने से सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं चीजें। अब पॉजिटिव साइन ऑफ आर एक्स इंडिकेट एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब ये भी आपको पता है कि पॉजिटिव साइन का मतलब अगर दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है, a direct relationship x and y is associated with upward sloping regression line, that is one variable increases, other variable is also increases. A negative sign of rx y indicate x and y inversely related, ठीक है, एन इनवर्स रिलेशनशिप x and, अब ये आपको पता है कि एक बढ़ रहा तो दूसरा कम हो रहा है, ये रिलेशनशिप होता है इनवर्सली। नेक्स्ट थ्योरम 14.4 है, इन द कोरिलेशन एनालिसिस द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। अब ये आपने बार बार देखेंगे, आपके क्वेश्चंस में भी यूज हुआ, आपके एक्सरसाइज में और आपने थ्योरी में भी पढ़ा था कि रिग्रेशन लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करती है पॉइंट एक्स बार और वाई बार पे। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन फॉर द स्टैंडर्ड स्कोर। अब ये भी आपकी जो है एक प्रॉपर्टी थी। The graphs of the regression line y on x and x on y are identical if all the points of the given sample lie on a straight line। अब ये भी आप याद रखने के पूछ सकते हैं कि y और x लाइन जो है इनका ये आइडेंटिकल कब होंगी, तो ये तब होंगी जब आपका स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स फॉलो जो है फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हमारा। एग्जाम्पल है 14.7, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फॉर अ सैंपल ऑफ 10 men। अब 10 हमारा क्या हो गया, n हो गया। फ्रॉम अ हाइट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको x बार गिवन है, y बार गिवन है, सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशंस गिवन है और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है और समेशन y गिवन है। अब नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है आपने, कैलकुलेट कोवेरियंस। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये डेविएशंस को n से डिवाइड करते तो आपका कोवेरियंस आ जाता है। देखिए उन्होंने ऐसे किया, ये कोवेरियंस निकाल दिया उन्होंने। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आपको एस एक्स एस वाई सब चीज़ें चाहिए। एस एक्स वाई तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एस एक्स आप यहाँ से कर सकते हो
n से डिवाइड कर दोगे तो एस एक्स आ जाएगा इस डेविएशन को। अब ये जो है ये जस्ट आपको समीशन वाई स्केयर के फॉर्म में गिवन है। इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, समीशन वाई स्केयर ओवर n माइनस वाई बार होल स्केयर। इससे हमारे पास एस वाई आ जाएगा, एस एक्स आ जाएगा, एस वाई, एस एक्स वाई जब आ गया तो हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके अपना आर भी फाइंड कर सकते हैं। जब आर भी आ गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, तो टू रिग्रेशन लाइंस। अब इनमें डिस्टिंग्विश आपने याद रखना है, मिक्स ना कर दीजिएगा। अच्छा, रिग्रेशन लाइन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एक्स गिवन है और वाई और एक्स कर रहे हैं तो हमारा जो एस एक्स नीचे आ जाएगा, हमारे पास वाई ये वैल्यू आ गई, हमने सारी कैलकुलेट की गई है ऊपर। ए के लिए हमने क्या करना है, वाई और एक्स के लिए वाई बार माइनस बी एक्स बार कर लिया, हमारे पास ए का फॉर्मूला भी आ गया। हमने रिग्रेशन लाइन वाई और एक्स फिट करके हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स और वाई, हमने रिग्रेशन लाइन बनानी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बी एक्स वाई लिखेंगे। अब आपको पता है मुझे नीचे एक्स और वाई है तो वाई हमारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में एस एक्स वाई आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप चाहे तो ये कर लें, चाहे तो आप आर एस वाई और एस एक्स कर लें, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। सारे रिजल्ट उसके मुताबिक भी गिवन है, इसके मुताबिक भी गिवन है, हमने बी निकाल लिया। उसके बाद ए हमारे पास आपको पता है एक्स और वाई में एक्स बार माइनस बी वाई बार हो जाता है, ये भी निकाल दिया। हमारे पास दोनों रिलेशन इक्वेशन आ गए, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है आपके लिए। एग्जाम्पल 14.8 है हमारे पास, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। अब आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, आपको बी की वैल्यू गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है और आपको बी की वैल्यूज गिवन है। अब एक आपको बी एक्स वन वाई होगा, एक वाई और एक्स होगा, दोनों वैल्यूज मतलब गिवन है, एक एक्स वन वाई लाइन के लिए, एक वाई और एक्स के लिए। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था जो बी के साइंस होते हैं वही आर का साइन बाहर हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव साइन लिख लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लिया, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। सेकंड में हमारे पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन बाहर लिख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और उसको अंडर रूट से जो है लेकर हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 14.9, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बिल्कुल इजी और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर अ सैंपल ऑफ 20 पेयर, अब ये क्या हमारे पास n हो गया, 20 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.6, ये हमारे पास r हो गया। उन्होंने कहा कि 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका r 0.6 है, ठीक है। इफ एक्स बार, अच्छा जी, the coefficient of correlation for 20 sample of 20 pair of observation is 0.6, आपको n given है और साथ उसका r given है। if x bar, y bar, sx, sy सारी values given, estimate the line of regression, estimate the mean of y। अब आपने रिग्रेशन लाइन दोनों फिट करनी है, y on x और x on y, ठीक है, क्योंकि लाइंस लिखा हुआ है ना। इसके बाद आपने वाई हेड को एस्टिमेट करना है जब एक्स 10 हो जाए, फिर उसके बाद आपने एक्स हेड को एस्टिमेट करना है अगर वाई 22 हो जाए, ठीक है, दोनों तरह से आपने जो लाइन फिट करने के बाद उनके एस्टिमेट निकालना। सबसे पहले तो हमने यहाँ से वाई और एक्स रिलेशन इक्वेशन के लिए हमें बी चाहिए। अब बी का बी वाई एक्स होता है हमारे पास आर एस एक्स एस वाई, हमारे पास एस एक्स भी गिवन है, एस वाई भी गिवन है, आर भी गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है, हमने उसके मुताबिक अपना बी निकाल लिया। के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, अपनी हमने रिग्रेशन इक्वेशन फिट होकर आ गई, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हमने वो पुट की तो हमारे पास एस्टिमेट आ गया वाई हेड का 18.4। सिमिलरली हमने एक्स और वाई इक्वेशन जो है लाइन फिट करनी है, इसके लिए भी हमने बी का फॉर्मूला लिख लिया, एक्स और वाई था तो आर एस एक्स और एस वाई आ गया, इसकी वैल्यूज पुट की। ए के लिए हमने एक्स बार माइनस बी वाई बार किया, हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, हम रिलेशन लाइन फिट कर लेंगे और बाद में जो है वाई की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो पुट करके हम एक्स हेड को भी एस्टिमेट कर लेंगे, ठीक है, सेम प्रोसीजर है सारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14.10, द फॉलोइंग। अब आप एग्जाम्पल्स को जरूर किया करेंगे, नहीं कि इसको स्किप कर देंगे बुक में सोल्व में, इनको भी किया करेंगे। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर गिवन, अक्सर जो है आपके स्टैंडर्ड्स में या बोर्ड के पेपर्स में एग्जाम्पल्स भी आते हैं। The following results are given from a pair data of two variables x and y। आपको जो है estimate of variance of x 9 है, estimated regression line x and y ये है, estimated regression line y और x is this।
अब आपने फाइंड क्या करना है, ठीक है। इसमें याद रखना आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये आपको लाइंस इस तरह से गिवन है, इसका मतलब देखिए एक्स हैट है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि एक्स और वाई वाली इक्वेशन है, इसको हमने रीअरेंज करके वैल्यूज निकालनी है। और इसको देख के लग रहा है कि ये वाई हैट वाई और एक्स की वैल्यू है, इसको हमने रीअरेंज करके लिखना है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया हुआ एक्स और वाई, वाई एक्स ये ना भी बताते तो हमें पता है जो हैट वाला है उसको हमने एक साइड पे करके सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे लाइन बनानी है हमने एक्स और वाई वाई एक्स की तरह से। फाइंड क्या करना है इसमें, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि आर फाइंड करना है। हम यहाँ से बी निकाल लेंगे, यहाँ से बी निकाल लेंगे, दोनों बीस को मल्टीप्लाई करेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स गिवन है, वाई फाइंड करेंगे, मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने अपनी इक्वेशन जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन एक्स और वाई को रीअरेंज किया, हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमें पता है कि जो हमारा कांस्टेंट होता है वो अल्फा होता है, और जो y के साथ वैल्यू है ये हमारी बी एक्स वाई है, सॉरी क्योंकि एक्स एंड वाई है तो ये बी एक्स वाई हो गया। नेक्स्ट वाई और एक्स वाली इक्वेशन लिखी हमने, उसको रीअरेंज करने के बाद हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों हमारे पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों वैल्यूज आ गई। इससे मैंने आपको बताया आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, दोनों पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव आ गई। नेक्स्ट एक्स एक्स आपको गिवन है, उन्होंने बता दिया 9 गिवन है, इससे हमने इसका एक्स एक्स निकालिए, एक्स एक्स स्केल गिवन था, हमने इसका स्टैंडर्डेशन फाइंड कर लिया, 3 आ गया। डी वाई एक्स का ये फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आर एस वाई ओवर एस एक्स। अब बी की वैल्यू भी गिवन है हमें, आर की भी हमें पता है, एस एक्स की भी हमें पता है, एस वाई हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यूज को पुट करके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास एस वाई आ जाएगा। सिमिलरली अब हमने मीन्स निकालने हैं इनके, ठीक है, डाटा में मीन्स गिवन नहीं है। हम अपनी जो इक्वेशन हमें गिवन थी, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन थी एक्स वाई इस तरह से लिखी हुई थी, बस हमने इनको बार में कन्वर्ट करके दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेना, ठीक है। इनको बार्स की फॉर्म में लिख के साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, हमारे पास पहले वाई बार की आ जाएगी, वो किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कोरिलेशन कॉजेशन क्या होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में भी कॉजेशन वाला थोड़ा सा पढ़ लिया था। कोरिलेशन तो आपको पता है दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और कॉजेशन क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से होता है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, it is necessary to consider the sampling distribution of sample statistic R to decide whether or not we should accept the hypothesis that the variables of the population are related. But aside from this technical aspect of the relationship between the two variables, it is necessary for statisticians to consider whether or not relationship indicates a cause and effect relationship, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने वेरिएबल्स को भी अपने माइंड में रखना है कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप हो भी सकता है या नहीं, बस आप वैल्यू देख के कह देंगे हाँ जी रिलेशनशिप है इनके दरमियान। It is possible to correlate the temperature of a Lahore city with the birth rate, and it is possible that a high positive correlation may be found, showing that when the temperature is high, the birth rate is high, and when temperature is low, the birth rate is low. There is no meaning to such correlation. There is no causal relationship between the two phenomena. This example illustrates that you can correlate anything. ठीक है, आप किसी भी चीज दो वेरिएबल्स को कोरिलेट करके कैसे करेंगे, ये वैल्यू आ रही है। जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि आप कैंसर पेशेंट और बनाना जो है कंजम्पशन पे कह सकते हैं इनके दरमियान में कोरिलेशन हाई आ जाए, लेकिन वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से होगा, उन दोनों के आपस की वजह से नहीं होगा। तो correlate anything, and there are chances you may obtain a high correlation which may have no significant meaning at all. A high correlation simply tells us that the data we have collected is consistent with the hypothesis we set up. That is it supports our hypothesis. ये देखें x is the cause of y, y is the cause of x, there is a third variable। अब x और y इस तरह से cause और effect रिलेशनशिप भी आ सकता है, z कोई थर्ड वेरिएबल भी आ सकता है, द कोरिलेशन बिटवीन x और y भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप उन्होंने बताया कि by more thorough investigation we can come to some conclusion to whether or not x is the cause of y। अगर आप खुद इस पर थ्योरी को इस तरह से देख लीजिएगा समझ आ जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था फ्राइडे को, आज क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर्स। अब ये आपके पास 50 पेयर्स क्या है, n है हमारे पास,
ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई 4.5 एंड 4. अब ये आपको एस एक्स गिवन है, ठीक है, एक आपको एस एक्स गिवन है और एक आपको एस वाई गिवन है. नेक्स्ट ये कहते हैं इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स. अब देखिए दोनों का जो है डेविएशन एक्स की भी है वाई की भी, इट्स मीन ये प्रोडक्ट का वर्ड भी मेंशन किया है. तो ये हमारे पास क्या होगी, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 420 गिवन है. फाइंड द कार्पेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. आपने इसमें कोफिशिएंट रिग्रेशन मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास. अब ये देखें इसके मुताबिक जो वैल्यूज हमें गिवन है हम अपना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऊपर लिख लेंगे, फॉर्मूले में जाकर देखते हैं. ऊपर वाली तो ये वाली वैल्यूज हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है 428, ठीक है. नेक्स्ट नीचे हम जो है इसको एस एक्स एस वाई भी कहते हैं, ठीक है. ये देखें एस एक्स एस वाई. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एस एक्स भी गिवन है, एस वाई भी गिवन है, एन भी गिवन है, ठीक है. तो हम अपना जो है डिनोमिनेटर में वो लिख लेंगे सारी चीज़ें. यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, ये ऊपर वाला तो आप लिख लेंगे ना एज इट इज, नीचे आपका आ जाएगा एन एस एक्स एस वाई, ठीक है. चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लें. जो आपको गिवन है डेविएशंस को उनको एन से डिवाइड कर लें, ठीक है. जो आपको डेविएशंस गिवन है प्रोडक्ट की फॉर्म में उनको एन से डिवाइड कर लें और डिवाइड कर दें एस एक्स और एस वाई जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. चाहे तो आप इस फॉर्मूले से कर लें, चाहे तो आपको कोई डेविएशंस एज इट इज रहने थे और नीचे एन एस और एस एक्स वाई से इसको डिवाइड कर दें. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है. For a given set of data we have sx, sy, sxy find. अब इसमें सब चीज़ें गिवन है आपको, तो आपको कोई मुश्किल ही नहीं है. आपने क्या करना है r sx y ओवर sx sy, ठीक है. ये तो बिल्कुल इजी, आप कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन याद रखना इसको आपने अंडर रूट लेना है. आप sx y और sy यूज़ करते हो, उसका स्क्वायर यूज़ नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, वेरिएंस नहीं यूज़ करते, ठीक है. यहाँ से आपको इजीली आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट. फॉर अ given set of data we have r 0.48 sxy sx फाइंड एस वाई. अब आपने इससे एस वाई फाइंड करना. अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने यूज़ किया था कि हम कैसे निकालते हैं. अब हमें पता है आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एक्स वाई और नीचे आ जाता है एस एक्स एस वाई. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एस एक्स भी गिवन है, एस एक्स वाई भी गिवन है, आर भी गिवन है, जस्ट एस वाई फाइंड करना है. आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपके पास एस वाई की वैल्यू आ जाएगी. ये याद रखना है, ये एस एक्स स्क्वायर है, आपने यहाँ पे एस एक्स पुट करना है, अंडर रूट लेके पुट करना है, ठीक है. नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 के बी में भी फॉर गिवन सेट ऑफ डाटा वी हैव आर गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, एस वाई गिवन है और ये गिवन है. आपने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन. अब इसमें आपने देखें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है. ना इसमें हमने बी फाइंड करना है और ना हमने इसमें आर फाइंड करना है. अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो हम अपना जो प्रोडक्ट का फार्मूला सबसे ऊपर यूज़ किया था हम वो यूज़ कर लेंगे. हमने अपना लिख लिया समीशन दोनों एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट की फॉर्म है ये हमें गिवन है, हम ये लिख लेंगे. नेक्स्ट नीचे हमारा जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा समीशन एस एक्स एस वाई, ठीक है. ये दोनों के स्क्वायर और इनका अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा, हम उस तरह से निकाल लेंगे. अच्छा ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लेंगे जो रहते हैं. अच्छा समीशन एक्स वाई. अब ये आपने जो फार्मूला यूज़ किया उन्हीं में पुट करेंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. आप यहाँ पे 120 पुट कर देंगे जो इसकी वैल्यूज़ की, एस वाई स्केयर पुट कर देंगे और यहाँ से एक्स वो निकाल लेंगे, हम अपना एस एक्स के निकाल लेंगे, वो पुट कर देंगे. एन हमें नहीं पता, अननोन है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, आर को दूसरी साइड पे रखेंगे. फिर इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो एन है इसका स्केयर ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्केयरिंग कर लेंगे, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. ये भी बिल्कुल इजी आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है हमारे पास. A computer while calculating the correlation coefficient between the two variables x and y
फ्रॉम 25 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपको समीशन एक्स गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर गिवन है, क्योंकि ये सारी वैल्यू सम और स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि आपने इट वाज however later discovered at the time of checking that he had copied down two pairs as while the correct pairs values were। अब वो कह रहे हैं कि वैल्यूज जो कॉपी की हैं वो ये कर ली हैं जबकि करेक्ट वैल्यूज ये थी, ठीक है, 6 और 8 14 6, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट करके यहाँ पे 8 6 और 12 8 इस तरह से उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर में भी आपने इसकी तरह के क्वेश्चन किए थे। आपने क्या करना है, ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर ये हमें वैल्यूज ना पता होती कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो हम जस्ट इन वैल्यू से अपना जो है आर का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं, लेकिन अब सबसे पहले तो हमने अपने सम्स को स्क्वायर्स को करेक्ट करना है। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर उसके बाद अपने जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे। सबसे पहले तो आप निकालेंगे, अगर समीशन एक्स निकाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले समीशन एक्स करेक्टेड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे समीशन एक्स जो आपको गिवन है ये क्वेश्चन में, प्लस समीशन एक्स जो आप करेक्टेड इन वैल्यू से निकालेंगे वो इसमें लिख देंगे, माइनस समीशन एक्स इनकरेक्ट, ठीक है। ये सम्स आप यहाँ पे सारे पुट करेंगे तो आपके पास करेक्ट होगा। अब ये कैसे होगा, ये देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, ये इनकरेक्ट वैल्यूज है, ठीक है, ये इनकरेक्ट वाली वैल्यूज गिवन है। आप इसका एक कॉलम बनाएंगे, एक्स और वाई का कॉलम तो रहेगा ना, एक्स के का कॉलम बनेगा, वाई के का कॉलम बनेगा, एक्स वाई का कॉलम बनेगा, जो भी आपने यहाँ पे चेंज कर दिए ना सारे वैल्यूज में चेंजिंग होगी, सारे कॉलम इसके भी बनेंगे, सारे कॉलम इसके भी बनेंगे। उन कॉलम्स का आप सम भी निकालोगे सब वैल्यूज का, समीशन एक्स आएगा, समीशन वाई आएगा, यहाँ पे समीशन एक्स के आएगा, समीशन वाई स्केयर, समीशन एक्स वाई, सिमिलरली यहाँ पे भी समीशन एक्स आएगा, समीशन वाई आएगा, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स के समीशन वाई के, ये सारे सम्स यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे और ये ऊपर भी गिवन है। अब इनको यूज़ करके आपने करेक्टेड निकालना है, समीशन एक्स करेक्ट निकालेंगे आप, तो आप जो है जो गिवन वैल्यू होगी 125 वो लिख देंगे, समीशन एक्स करेक्ट, यहाँ पे आपका जो करेक्ट जो ऐड करके वैल्यू आएगी आप वो पुट कर देंगे, और जो इनकरेक्ट की वैल्यू ऐड करके आएगी वो पुट कर देंगे, और फिर इसके बाद आप समीशन एक्स करेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली समीशन एक्स स्क्वायर के लिए भी आप यही करेंगे, जो आपको गिवन है वो गिवन वाला आप पुट करेंगे जो 650 गिवन है। नेक्स्ट आप करेक्टेड वाला स्केयर करके वो सम लिख देंगे, इनकरेक्टेड वाला सम और स्केयर करके वो लिख देंगे, और इनसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है उसके बाद आपकी वैल्यूज आती जाएंगी करेक्ट वाली। जब सारे सम और स्केयर्स करेक्ट वाले आ जाएंगे तो फिर आपका आर का वही फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट वाला एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पुट करके आप आर निकाल देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, द फॉलोइंग डेटा शो द मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। अब ये एग्जांपल जो है हमने आई थिंक इस तरह का एक एग्जांपल की थी, एक आपको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन एक्स और एक वाई गिवन है। अब उन्होंने क्या कहा, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप एक्स और वाई वैल्यूज को सिंपल जो आपका आप यूज करते हैं, समीशन एक्स निकालेंगे, समीशन वाई, समीशन एक्स के, समीशन वाई के, समीशन एक्स वाई, सारे सम्स निकालने के बाद पुट करेंगे और आपके पास आर का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसी की तरह का ये जो हमने एक एग्जांपल में भी किया था, अगेन कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग द डेविएशन। अब आपने डेविएशन लेके कैलकुलेट करना है, x फ्रॉम 50 एंड y फ्रॉम 60। अब एक को आप u कह देंगे, u आपने रखना होगा x माइनस 50, ठीक है, ये 50 है। नेक्स्ट b आपके पास होगा x y माइनस 60। ये दोनों डेविएशंस निकाल के आपके पास u और v का एक कॉलम आ जाएगा। फिर आप u स्केयर निकालेंगे, v स्केयर निकालेंगे, v के कॉलम निकालेंगे और उनके सम्स करेंगे, सेम वही जिस तरह से x y का फॉर्मूला है इसी तरह से ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और आप देखेंगे रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे हैं या नहीं। तो आप देखेंगे रिजल्ट सेम आएंगे क्योंकि आपका जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन स्केल। आप चाहे इसमें कोई वैल्यूज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इसके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल 6 का सी पार्ट आ गया, कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स बिटवीन द वेरिएबल x एंड y रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग टेबल x और y, मल्टीप्लाई ईच x वैल्यू बाय 2 एंड ऐड 6। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपने जो है x वैल्यू बाय 2 एंड 6, अब जो आपने u बनाना है वो क्या होगा,
2x प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई ईच वैल्यू, v आपका वेरिएबल क्या होगा, वैल्यू 3y और सेपरेट करना है उसमें से 15, ठीक है। ये आपके पास x और y दो वेरिएबल, u और v सॉरी दो वेरिएबल्स होंगे। फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द सेट्स ऑफ वैल्यू एक्सप्लेनिंग व्हाई द रिजल्ट्स डू और डू नॉट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। अब आप देखेंगे, आपने पहले तो एक्स वाई के मुताबिक सारे जो है वैल्यूज कैलकुलेट करके आपने निकाल लेना रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद यू और वी में कन्वर्ट किया, उसके मुताबिक आप निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये आप बिल्कुल एग्जांपल आपकी इनकी है इस तरह की, वो एग्जांपल हमने फ्राइडे को दी थी, उसको देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। अब वो कहते हैं r इज इक्वल टू -1 क्या शो करता है और r इज इक्वल टू 0 क्या शो करता है और r इज इक्वल टू 1 क्या शो करता है। अब ये आपको पता है, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये नो कोरिलेशन है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसे आपको वैल्यूज देके पूछ सकते हैं कि ये क्या शो करते हैं। अब इसके बाद ये आता है स्केच स्केट डायग्राम विच इलस्ट्रेट पॉजिटिव लीनियर। अब पॉजिटिव लीनियर आपको पता है ये आपकी शेप होती है, ठीक है, ये होगी पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। फिर इसके बाद आता है पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट के लिए आप बस इसको थोड़ी सी कर्वीलिन की फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट इसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन के लिए क्या होता है, ये आप आपकी स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, ये वहाँ से आप देख लीजिएगा, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होती है और इसकी जो है परफेक्ट हमारे पास थोड़ी सी इस तरह की शेप में आती है और नो कोरिलेशन की फॉर्म में आपके पास शेप इस तरह से आ जाती है। ये आप स्टार्टिंग में भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख कर लीजिएगा। अच्छा, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम देखते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स है वो चेक कर लेते हैं। बताइए कोई एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है हमारे पास। From the following given problem given below, calculate the coefficient of correlation. आपने correlation coefficient find करना है between the ages of husband and ages of and the time of their marriage. आपको husband की age और wife की age given x y वेरिएबल। अब वो क्या कह रहे हैं, find the regression coefficient। आप regression coefficient find करना है। regression coefficient क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये माइंड में रखना है, ये इसका मतलब बी फाइंड करना है। वेरीफाई दैट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और जो आर है वो ज्योमेट्रिक मीन है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। सबसे पहले आप बी वाई एक्स निकाल लेंगे, बी एक्स वाई निकाल लेंगे और उससे आर निकाल लेंगे, ठीक है। आर को पहले आप सिंपल भी निकाल के चेक कर लेंगे और दो तरह से आर आपका निकलेगा। एक तो आप आर जो है, जो हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ है आर का होता है एन समेशन एक्स वाई, जो सारा होता है, ठीक है, एक उसके मुताबिक कैलकुलेट करेंगे और एक आपका आ जाएगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट ले लेंगे इसके मुताबिक, ठीक है। फिर देखेंगे आप आपका ये वाला आर और वो वाला आर इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये करना है क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में आपका है the two regression coefficients have the following values and are। अब आपको बी वाई एक्स वाई गिवन है। अब इससे आर निकालना कोई मुश्किल तो नहीं, आप फाइंड कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट सिमिलरली, अब ये नेगेटिव वैल्यू थी, हमने एग्जांपल्स भी इसी तरह की की है और ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी हुई है। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस माइनस साइन लिख देंगे, इससे भी हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 8 का सी पार्ट है, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर, एंड ये सारी वैल्यूज गिवन है और आपने क्या करना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। याद रखना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं है। इसमें आपने बी एक्स वाई और बी वाई एक्स करना है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आप एक्स एंड वाई के लिए निकालें या वाई एक्स के लिए निकालें, आप दोनों बी निकालेंगे, अपने बी एक्स एंड वाई और बी वाई और एक्स, ठीक है, दोनों बी आ जाएंगे आपके एक्स एंड वाई और एक्स के लिए। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड में भी आपको सारे ये यहाँ पे गिवन है डेविएशन की फॉर्म में डाटा। डेविएशन की फॉर्म में डाटा बिल्कुल ही ईजी हो जाता है आपके लिए कैलकुलेट करना। बी इसको आप डिवाइड करेंगे इससे और साथ एन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा। सिमिलरली आप बी एक्स वाई बी वाई दोनों फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। थर्ड में आपके पास है एस एक्स और एस वाई की फॉर्म में डाटा। अब इसमें आप देखें एस एक्स गिवन है, एस वाई गिवन है, एन गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है। सबसे पहले तो आप यहाँ से एस एक्स वाई कैलकुलेट कर लेंगे, इस प्रोडक्ट को एन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एस एक्स वाई आ जाएगा और इससे फिर आप बी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एस एक्स वाई हो गया, एस एक्स हो गया, एस वाई, सारी तीनों चीज़ें गिवन है, यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ में भी आपको सारी चीज़ें गिवन है और फार्मूलाज भी आप लोगों को पता है बी में कैसे यूज़ करना है, तो आप फाइंड कर लेंगे।
नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपका है आर गिवन है, एस एक्स गिवन है, एस वाई गिवन है। तो यहाँ से क्या आपने देखा था कि हमने निकालना सीखा था। अगर ये हम निकाल दें फॉर एग्जाम्पल बी एक्स वाई, तो हम क्या करते थे आर एस एक्स और एस वाई कर देते थे। ठीक है, ये सारे ही फॉर्मूलाज आपको अभी हमने पढ़े थे थ्योरी में, सारे आपको पता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अब इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है आप तक तो पूछ सकते हैं।